नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग क्लासेस में। और मैं आपको अनसॉल्व्ड क्लास 12 की जीव विज्ञान की जो कराने जा रहा हूं, और जिसमें मैंने आपको सेट नंबर 1 में जो है क्वेश्चन जो मैं आपको तीन का अंगा तक करा चुका था, और मैं आपको आज से स्टार्ट करूंगा लघुत्तरी प्रश्न 4 का से स्टार्ट करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो चलते हैं बिना देरी किए हम क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, चलते हैं। जो हमारा 4 का जो है का क्या कह रहा है स्टूडेंट, जो 4 का है, 4 का क्या कह रहा है कि परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है? परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। हमें पता है स्टूडेंट, परागण के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वपरागण, नंबर 2 परपरागण। तो हेडिंग डाल लेते हैं। पहला नंबर जो है हमारे पास क्या होता है? स्वपरागण। क्या होता है स्टूडेंट? स्वपरागण। स्वपरागण। तो स्वपरागण में लिख लेते हैं स्टूडेंट कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। इसी घटना को स्वपरागण कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के दूसरे पुष्प के किस पर? वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसी घटना को स्वपरागण कहते हैं। ये हमारा पहला था परागण का प्रकार। और जो हम दूसरा प्रकार देखते हैं जिसे कहते हैं परपरागण, यानी मतलब परपरागण। ये स्टूडेंट हमारे पास है दूसरा परपरागण। तो देख लेते हैं हम परपरागण किसे कहते हैं कि एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। इसी घटना को परपरागण कहते हैं। तो स्टूडेंट आप देखते हैं यहाँ पर दूसरी हमारी परिभाषा थी परागण के प्रकार की, परपरागण जिसे कहते हैं। तो परपरागण में क्या लिखना है आपको? एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। आप स्टूडेंट यहाँ पर डेढ़ नंबर की परिभाषा है आपको, आप इतना लिख सकते हैं 3 नंबर में। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं फिर स्टूडेंट 4 का खा कह रहा है कि प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम देख लेते हैं। प्लेसेंटा को अपरा भी कहते हैं स्टूडेंट हिंदी में, और अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर उत्तर में। आप यहाँ पर उत्तर में डाल सकते हैं उत्तर। प्लेसेंटा के बारे में पूरा जो जानते हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं लिखे दे रहा हूँ प्लेसेंटा के बारे में कि वह अपरा या प्लेसेंटा हिंदी में बोलते हैं इसे अपरा। वह संरचना है जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारी
स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण या गर्भ अपना पोषण मात्र गर्भाशयी रुधिर से प्राप्त करता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद लिखते हैं यह पोषण के अतिरिक्त भ्रूण के श्वसन प्रतिरक्षण व उत्सर्जन संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपरा से गर्भावस्था में कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तथा रिलैक्सिन नामक हार्मोनों का स्राव होता है। कहाँ से होता है? अपरा से होता है। तो लिखना स्टूडेंट आपको, अपरा वह संरचना है जिसके द्वारा जरायु उन्हें कहते हैं जो बच्चे का जन्म देते हैं, उन्हें हम जरायु कहते हैं। जरायु स्तनधारी जैसे हम और जानवर, ये सभी क्या हैं? स्तनधारियों का विकासशील जो भ्रूण होता है, भ्रूण या गर्भ अपना पोषण मात्र गर्भाशय रुधिर से प्राप्त करता है। जो बच्चा होता है माँ के पेट के अंदर, वो किससे? विकासशील जो भ्रूण या गर्भ अपना पोषण मात्र किससे? गर्भाशय रुधिर से प्राप्त करता है। यह पोषण के अतिरिक्त भ्रूण के श्वसन, प्रतिरक्षण और उत्सर्जन संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन भूमिका निभाता है स्टूडेंट? प्लेसेंटा ही एक महत्वपूर्ण होता है। जो माता के अंदर, जो पेट के अंदर जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के अंदर जो पल रहा बच्चा होता है, उसके लिए ऑक्सीजन और जो पोषण है, ये सभी ट्रांसफर कराना किसका कार्य होता है? प्लेसेंटा का ही कार्य होता है। प्लेसेंटा ही कार्य करता है इन चीज़ों के लिए। बच्चे का उत्सर्जन बाहर, उसको जो मलमूत्र होता है वो बाहर ले जाना रुधिर के द्वारा, और रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन को ले जाना बच्चे के पास, ये सभी किसका कार्य होता है? प्लेसेंटा कार्य होता है। और पोषण भी पहुंचाना बच्चे का
बच्चे को यही कार्य किसका होता है, प्लेसेंटा का होता है। प्लेसेंटा ना हो तो बच्चे को ऑक्सीजन और उसके लिए पोषण नहीं प्राप्त हो सकता। इसका जो मेन रीज़न है ये क्या है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ही बच्चे को क्या ऑक्सीजन पहुंचाता है और उसको पोषण पहुंचाने का कार्य करता है। तो ठीक है स्टूडेंट, इतना नाम लिख लिए। इसके बाद इसके कार्य भी लिख सकते हैं आप, अपरा के कार्य लिख सकते हैं। कार्य, इसके कार्य क्या हैं, तो कार्य वही है स्टूडेंट जो मैंने आपको अभी बता दी। कार्य नंबर 1 आपको डाल लेना है। 1 नंबर है कि अपरा भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। नंबर 2 आपको लिख लेना है कि विकसित हो रहे भ्रूण को ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। ये सभी अपरा के कार्य हैं। जो विकसित हो रहा जो भ्रूण है उसको ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किसी का होता है, प्लेसेंटा का होता है। तो चलते हैं स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट है चौथे का गा नंबर, तो चौथे गा समझते हैं। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, चौथे का गा कह रहा है कि अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता में विभेद कीजिए। तो स्टूडेंट तो चलते हैं, हम सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता डाल लेते हैं। हेडिंग क्या, अपूर्ण प्रभाविता हेडिंग डाल लेते हैं स्टूडेंट कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है। ठीक है, तो अपूर्ण प्रभाविता के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो लिखना है स्टूडेंट कि F1 पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी न होकर मध्यवर्ती यानी मतलब बीच का परिणाम देता है। इसी को क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण में है स्टूडेंट, उदाहरण में लिख सकते हैं आप कि गुलाबांस के लाल व सफेद पुष्पों के पादपों के मध्य क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाले पादप उत्पन्न होते हैं। ये स्टूडेंट्स में लिखना है कि F1 पीढ़ी की जो संतति में कोई भी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी ना होगा, कैसा परिणाम देता है, यानी कि मतलब बीचों बीच का परिणाम देता है। इसी को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे गुलाबांस के लाल व सफेद पुष्पों के पादपों के मध्य संकर या क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में कैसी गुलाबी पुष्प वाले पादप उत्पन्न होते हैं, यानी मतलब बीचों बीच का जो है परिणाम आ जाता है। इसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, यानी मतलब इसमें बीच का परिणाम उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो अब इसके बाद चलते सह प्रभाविता की। सह प्रभाविता हमारा क्या है, आप हेडिंग डाल लेते हैं सह प्रभाविता।
सप्रभाविता। तो सप्रभाविता में देख लेते हैं कि सप्रभाविता किसे कहते हैं कि इसमें दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। ठीक है ना। और उदाहरण जैसे इसमें कहते हैं कि इसमें दोनों ही जनकों के जो लक्षण है किसमें F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। ठीक है ना। इसमें उदाहरण जैसे हम देख लेते हैं, उदाहरण में स्टूडेंट की उदाहरण में जैसे हम देख लेते हैं कि यदि एक लाल रंग के पशु का यदि एक लाल रंग के पशु का श्वेत यानी कि मतलब सफेद रंग के पशु से क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में चितकबरी संतान उत्पन्न होती है। इसे हम क्या स्टूडेंट कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं इसी पूरी प्रक्रिया को। इसमें दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। जैसे बात की जाए कि यदि एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु से क्रॉस कराते हैं जब, तो कैसा F1 पीढ़ी में चितकबरी संतान उत्पन्न होती है। और इसमें बीज का परिणाम आ रहा था, इसमें क्या कह रहा है कि चितकबरी संतान उत्पन्न होती है। दोनों के लक्षण यानी कि मतलब इसमें मिलते हैं, इसमें दोनों के लक्षण नहीं मिलते थे, इसमें बीज का परिणाम आता था और इसमें दोनों के ही लक्षण मिले। इसीलिए इसमें क्या होता है, चितकबरी एक तो लाल भी और एक तो सफेद भी, यानी वो श्वेत दोनों प्रकार का एक पशु होगा। ठीक है ना, दोनों रंग का। चलते हैं स्टूडेंट, इसीलिए हम इसके बाद है हमारा चौथे का गा नंबर हो चुका है, चौथे गा में आएंगे। ठीक है ना, चलिए चलते हैं स्टूडेंट। चौथे का घा नंबर है, चौथे घा क्या कह रहा है कि जैव विविधता का महत्व समझाइए। कि जैव विविधता का महत्व समझाइए। तो जान लेते हैं जैव विविधता का महत्व क्या है स्टूडेंट। नंबर 1 हम डाल लेते हैं हेडिंग में, यहाँ पर डाल लेते जैव विविधता का महत्व ना। इसमें हम लिख लेते हैं इसके निम्न महत्व है। इसके जैव उत्तर आपको यहाँ लिख लेना, उत्तर लिखना है आपको। इसके जैव विविधता के निम्न महत्व है। ठीक ना, जैव विविधता के निम्न महत्व हैं। जैसे नंबर 1 इसके महत्व के बारे में जाते हैं। नंबर 1 है, नंबर 1 में लिख लें जैव विविधता भोजन कपड़ा लकड़ी ईंधन तथा चारा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या करती है। दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं, करता है ठीक है ना, कि या करती हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में लिख लेते हैं कि जैव विविधता जैव विविधता कृषि पैदावार बढ़ाने ठीक है ना, बढ़ाने के साथ साथ रोग रोधी बढ़ाने के साथ रोग रोधी तथा कीट रोधी फसलों की किस्मों के विकास में सहायक होती है। ये हमारा तीसरा महत्व हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं चौथा महत्व है हमारा, तीसरा महत्व है। तीसरा महत्व में लिख लेना कि वनस्पतिक जैव विविधता औषधीय आवश्यकताओं की भी करती है। पूर्ति करती है, ठीक है। आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है। और चौथा लिख लेना हमें चौथा में स्टूडेंट लिखना जैव विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में सहायक होती है। ये हमारा होगा चौथा नंबर। पांचवा लिख लेते हैं स्टूडेंट। पांचवा महत्व लिख लेते हैं कि जैव विविधता में संपन्न वन पारितंत्र कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख अवशोषक होते हैं। ये होगा हमारा पांचवा महत्व। तो हम छठवां महत्व देख लेते हैं। छठवां नंबर महत्व है हमारा कि जैव विविधता मृदा यानी कि मतलब मिट्टी मृदा निर्माण के साथ उसके संरक्षण में भी सहायक होती है।
तो चलते हैं स्टूडेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा पाँचवें का देखते हैं। ये हमारा चौथे का घ नंबर हो चुका है कि जैव विविधता का महत्व क्या है, तो इतना हमने महत्व बता दिया स्टूडेंट। इसके बाद और आप महत्व जानते हो तो आप लिख सकते हैं, हमें 5-6 महत्व बहुत हैं 3 नंबर के लिए। ठीक है, चलते हैं 5वें का नंबर में। चलते हैं स्टूडेंट। 5 का क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन करो। तो चलते हैं स्टूडेंट, इसमें डाल लेते हैं नंबर 1 जो है हेडिंग इसकी, इसमें वर्णन करना है विभिन्न विधियों का। नंबर 1 है हेडिंग में, उत्तर आपको डालेंगे यहीं पर, उत्तर डालना है। उत्तर में आपको लिखना है नंबर 1 विधि है कि स्वस्थाने संरक्षण, ये आपको हेडिंग डालेना है। इसकी जो विभिन्न विधियाँ हैं, इसमें विभिन्न विधियों में पहले हेडिंग है स्वस्थानीय संरक्षण। ठीक है ना, इसमें आपको लिखना है कि स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय, सॉरी ये डंडा नहीं लगेगा, स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण में विभिन्न प्रजातियों के जीवों को स्वस्थानीय संरक्षण में विभिन्न प्रजातियों के जीवों को प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्रों से संरक्षित किया जाता है। ये हमारा इतना हुआ। और लिख लेते हैं इस उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत में राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य तथा जैव रिजर्व बनाए गए हैं। ये हुआ हमारा पहला विभिन्न जो विधियां थी, इसमें पहला हमने आपको बता दिया। और इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा दूसरा है, दूसरा में लिखना है कि बाह्य स्थानीय संरक्षण, ये आपकी हेडिंग है दूसरी नंबर। तो इसमें लिखना है हेडिंग में कि संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों से अलग करके विशेष स्थानों पर संरक्षित करना बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता
कहलाता है। संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों से अलग करके विशेष स्थानों पर संरक्षित करना बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। ये बहुत ही सिंपल सी हेडिंग है स्टूडेंट। और इसमें लिख लेते हैं कि चिड़ियाघर, आखेट फार्म, जलशाला, जलशाला, बीज बैंक का एवं जीन बैंक, बाह्य स्थानीय संरक्षण के विभिन्न उपाय हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको 5 का जो है ये पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो चलते हैं स्टूडेंट, इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जो पार्ट 3 बनाऊंगा। और आज का जो मेरा टॉपिक है यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो आपको अगर अच्छा लगे हमारा जो वीडियो है स्टूडेंट तो ज़रूर शेयर कर देंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।